आइए समझते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये आर्ग्यूमेंट डालते हैं कि क्रोनोलॉजी पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोनोलॉजी कुछ स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। पर इसका एक मेन रीज़न ये है कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्टिकुलर लिटरेरी पीस जब लिखा गया था तब सोशल इवेंट्स क्या चल रहे थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या चल रहे थे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑथर को एक पर्टिकुलर लिटरेरी पीस लिखने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फुल मीनिंग लेना है ऑफ जॉफ्री चॉसर्स एपिक मिडल इंग्लिश पोएम द कैंटरबरी टेल्स, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जॉफ्री चॉसर ने पार्टिसिपेट किया था इन 100 ईयर्स वॉर। इन्होंने विटनेस किया था फर्स्ट हैंड डिवास्टेशन ऑफ ब्लैक डेथ। जैसे कैंटरबरी टेल्स में दो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कैरेक्टर्स है, एक प्रायरस है और एक पार्टनर है। ये दोनों का कैरेक्टर इस तरीके से बताया गया है जहाँ पर आप देखोगे कि 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा था, तो ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं प्रायरस एंड पार्टनर को, जहाँ पर वो इंडिकेट करता है कि उस समय पर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड था करप्शन इन चर्चेस। ठीक है, तो इस तरीके से चौसर ने ये पर्टिकुलर पीस लिखा था। जैसे कि जो कैंटरबरी टेल्स है कहीं ना कहीं बोकाशियो से भी इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो वर्जिल, दांते, मिल्टन, ये सब इन्फ्लुएंस हुए थे बाय होमर्स, इलियाड एंड ओडिसी। तो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अगर लेना है कोई भी लिटरेरी पीस का, कोई भी लिटरेरी मास्टरपीस का, तो आपको वो पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या चल रहे थे उस समय पर, कौन से ऐसे बुक्स रीड किए होंगे चौसर ने या कोई भी ऑथर ने, तभी ऐसा लिटरेरी पीस उन्होंने लिखा है। चलिए ये समझने के बाद कि क्रोनोलॉजी पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी समझते हैं, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। एक तरफ मैं आपको डेट बताऊंगी, उस समय पर कोई भी ऐसा प्रिंसिपल लिटरेरी वर्क्स या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट होगा या हिस्टोरिकल लिटरेरी इवेंट होगा या फिर बर्थ या तो डेथ ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स होगा, तो मैं वो आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ज़रूर याद रखना, ईयर बताऊंगी, वो ईयर में सिग्निफिकेंट वर्क जो पब्लिश हुए थे वो बताऊंगी। साथ ही में अगर कोई हिस्टोरिकल लिटरेरी इवेंट हुआ है या बर्थ एंड डेथ ऑफ कोई इम्पॉर्टेंट ऑथर, थिंकर या म्यूजिशियन, पेंटर हुआ होगा, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। सबसे पहले बात करते हैं सेंट 400। अब इस समय पर सेंट जेरोम कंप्लीट वल्गेट, जो एक स्टैंडर्ड लैटिन ट्रांसलेशन है ऑफ बाइबल, ये होता है इन सेंट 400। समय पर बोएथियस राइट्स कंसोलेशन ऑफ फिलोसॉफी। अब सेंट 450 की बात करते हैं। अब इस समय पर एंग्लो सैक्सन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा पीक पर था। इस समय पर एंग्लो सैक्सन ज्यूज ब्रिटेन इन्वेड करते हैं। फिर आता है सेंट 540। अब इस समय पर कैसिडियोरस फाउंड मोनास्टिक लाइब्रेरी एट विवारियम, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है, तो जान लीजिए कि सेंट 540 के समय पर होता है। सेंट 576। अब इस समय पर सेंट ग्रेगरी ऑफ टूर्स begins writing his notable work हिस्टोरिया फ्रैंकोरियम, जिसे हिस्ट्री ऑफ द फ्रैंक्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेंट 593। अब यहाँ पर पोप ग्रेगरी द फर्स्ट ये लिखना स्टार्ट करते हैं अपने एक नोटेबल वर्क डायलॉग्स। अब ये वर्क क्यों इम्पॉर्टेंट है आप पूछोगे, ये वर्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलपमेंट ऑफ प्लेइंग सॉन्ग, सो इसलिए ये वर्क हो जाता है इम्पॉर्टेंट।
अब बात करते हैं सेंट 597। अब इस समय पर ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो या जिन्हें सेंट ऑगस्टीन कहा जाता है वो आते हैं ब्रिटेन में और ये बिगिन करते हैं चालू करते हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। अब इनके जो राइटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर है सेंट 597, ज़रूर से याद रखना। अब बात करते हैं सेंट 602 की। इस समय पर माना जाता है कि लॉ ऑफ एथिलबर्ट ऑफ केंट लिखी गई थी। ठीक है, ये एक अर्लीस्ट नोन डॉक्यूमेंट है जो लिखी गई है इन ओल्ड इंग्लिश। अब ये द लॉ ऑफ एथिलबर्ट एक सेट ऑफ लीगल प्रोविजंस है। अब बात करते हैं सेंट 622 से लेकर 623। अब इस समय पर इसीडो ऑफ सेविल लिखते हैं इटमोलॉजी। अब ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसे टेक्स्ट बुक ऑफ मिडिल एजेस माना जाता है और साथ ही में ये बुक में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है ऑफ ग्रामर, रिटोरिक्स, मैथ्स, ऐसे कई सारे डिसिप्लिन्स के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर ये बुक और एक चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं कि सॉवरेन मतलब रूलर को, मोनार्क को प्रोवाइड करनी चाहिए फंड्स फॉर वेलफेयर ऑफ चर्च। ठीक है, ये बुक लिखी गई है बाय आइसिडोर ऑफ सेविल। सेविल एक सिटी है इन स्पेन। अब बात करते हैं सेंट 634। द मोनास्ट्री ऑफ लैंडसफाइन फाउंड की जाती है बाय सेंट एडन ऑफ लैंडसफाइन। अब ये एक आयरिश मंक है। ठीक है, ये होता है इन ईयर 634। अब बात करते हैं 651 की। अब यहाँ पर 18 ऑफ लैंडसफाइन डाइज। ठीक है, अब देखते हैं सेंट 660। अब इस समय पर कैडमन्स हिम या जिसे फेमसली हिम ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है, एक शॉर्ट ओल्ड इंग्लिश पोएम है जो कंपोज की गई बाय कैडमन। अब अगर आपने मेरे एंग्लो सैक्सन वाले वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि कैडमन ऑफ विटबी एक वर्सिफायर है ऑफ स्क्रिप्चर और एक अर्लीस्ट नोन इंग्लिश लिरिसिस्ट है। ठीक है, और एक इलिटरेट काउ हर्डर थे। अचानक से इनको एक विजन आया और उसके बाद इनको पावर ऑफ सॉन्ग मिला। ठीक है, ये है 660 में एक इम्पॉर्टेंट वर्क कैडमन्स हिम और हिम ऑफ क्रिएशन कंपोज की गई थी। अब बात करते हैं सेंट 673। अब इस समय पर जन्म हुआ था बेड या जिन्हें दी वनरेबल बेड भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन और स्कॉलर थे। अब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखी है एस्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेंट 725। अब इस समय पर बेवुल्फ जो एक एंग्लो सैक्सन एपिक पोएम है वो लिखी गई थी। अब बेवुल्फ एक इम्पॉर्टेंट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम है जिसके अंदर 3082 एलिटरेटिव लाइंस है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इसके ऊपर बहुत जल्द डिटेल वीडियो आने वाली है। इन केस अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहते हैं सेंट 731 की। अब इस समय पर वनरेबल बेड ने लिखी थी उनकी फेमस वर्क एस्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन। ठीक है, ये वर्क लिखी गई थी इन लैटिन में इसे कहा जाता है हिस्टोरिया एस्लियास्टिकल जेंटिस एग्लोरिम। ये एक लैटिन हिस्ट्री है ऑफ द इंग्लिश पीपल इन 5 बुक्स। ये मोस्ट फेमस वर्क है ऑफ बेड। अब हम देखते हैं सेट 735 में
द ऑथर ऑफ द एस्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन जो है द वनरेबल बेड डाइस इन चेरो, जो एक प्लेस है इन इंग्लैंड, सेंट 735। सो इस समय पर वनरेबल बेड की डेथ हो जाती है। पर साथ ही में आप देखोगे एलिक्विन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट थियोलॉजियन और एक एजुकेशनलिस्ट है, उनका जन्म होता है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन एंग्लो लैटिन लिटरेचर, से ज़रूर से ये नाम याद रखना, एलिक्विन। 781, जैसे कि मैंने आपको बताया एलिक्विन एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फिगर थे। सो शार्लेमैग्नेस कोर्ट में इनको इनवाइट किया गया कि तुम एस्टैब्लिश करो स्कूल। सो एलिक्विन एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनलिस्ट थे। अब 792 में हम देखते हैं कि द वाइकिंग्स फर्स्ट इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन को इन AD 792। सो इस समय पर वाइकिंग इन्वेशन बहुत ज़्यादा पीक पर था। 871 में एल्फ्रेड द ग्रेट बन जाते हैं किंग ऑफ वेसेक्स, या कह सकते हो किंग ऑफ द वेस्ट सेक्शंस, ठीक है। अब ये एंकरेज करते हैं इंग्लिश प्रोज को भी, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज और ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन वर्क्स। हम देखते हैं सेंट 890। अब इस समय पे द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इसका सिस्टमैटिक कंपाइलेशन शुरू होता है। अब ये एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एक कलेक्शन है ऑफ एनल्स इन ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन्स बताई गई है। अब सेंट 1000 को बराबर से दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज इस समय पर 4 सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इस समय पर डेटेड है। कौन सी 4 एंग्लो सैक्सन पोइट्री की मैन्यूस्क्रिप्ट है यहाँ पर? सो फर्स्ट है वर्चुअली, सेकेंड है एक्सेटर, थर्ड है केडमैन एंड फोर्थ है बेवुल्फ। अब हम देखते हैं सेंट 1066 में, यहाँ पर विलियम ऑफ नॉर्मेंडी जीत जाते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स और फाइनली विलियम ऑफ नॉर्मेंडी रूलर बन जाते हैं। अब हम देखते हैं सेंट 1086। अब इस समय पर दी डूम्सडे बुक इज़ कंपाइल्ड। अब आप पूछोगे मैम ये डूम्सडे बुक क्या है, ठीक है। इसे कोट अनकोट द बुक ऑफ द डे ऑफ असेसमेंट कहा जाता है। सो अब जब विलियम द कॉन्करर बन चुके हैं किंग, तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि तुम्हें सर्वे करना है ऑफ लैंड्स का जितने भी इंग्लैंड में हैं, ठीक है। सो ये बुक के अंदर पूरा रिकॉर्ड है ऑफ ओनरशिप, एरिया, वैल्यू ऑफ लैंड, नंबर ऑफ टेनेंट्स, लाइफ स्टॉक। अगर आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट देखनी है, पढ़नी है, एनालाइज करनी है, तो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस जो लंदन में है वहाँ पर आपको डूम्सडे बुक की मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएगी। अब आप देखोगे सेंट 1100, इस समय पर रिवाइवल ऑफ स्टडी बहुत ज़्यादा पीक पर थी। इसी के साथ आप देखोगे इकोनॉमिक रिवाइवल, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड कम्युनल गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ मनी इकोनॉमी, क्लियरेंस ऑफ वेस्टलैंड्स और एक्सटेंसिव उस समय पर शिप रेसिंग भी हो रहा था और ग्रोथ ऑफ फुल मार्केट्स हो रही थी इन इंग्लैंड एंड फ्लैंडर्स। सो इस समय पर ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और लंदन भी ग्रो करने लगता है रैपिडली। अब इसी समय पर सेंट 1100 में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वर्क भी लिखी गई है जो है चैंचे दे रोलैंड। अब ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क है ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। अब 1100 में रॉबर्ट वेस का भी जन्म होता है। अब आप पूछोगे रॉबर्ट वेस कौन है, तो इन्होंने एक शॉर्ट कपलेट्स लिखी है द रोमन डे ब्रेथ, ठीक है। ये वर्क के वो ऑथर है और इनका जन्म हुआ था सेंट 1100।
अब आता है सेंट 1136। अब इस समय पर जॉफरी ऑफ मॉनमथ ने लिखी थी अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, या जिसे हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया कहा जाता है। अब देखते हैं 1096। अब इस समय पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इसका कोई क्लियर डेट नहीं है फाउंडेशन का, पर टीचिंग जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी अराउंड 1096। सो 1096 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है बिकॉज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस समय पर एस्टैब्लिश हुई थी। सेंट 1170 इस समय पर क्रिस्टियन डे ट्रॉयस, ठीक है, ये जानने चाहते थे अपने अर्थरियन रोमांसेस के लिए, और ये फ्रेंच पोएट और लॉरिएट थे जिन्होंने ये वर्क लिखा है एरिक एंड एनीड। ये इन्होंने लिखी थी इन ईयर 1170 के समय पर। अब और एक चीज़ याद रखना, सेंट 1170 में थॉमस ए बेकेट, जो एक आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी है, उनका मर्डर किया गया था। आइए देखते हैं सेंट 1171। अब इस समय पर ऑर्म्युलन टेक्स्ट जो है लिखी गई बाय मंक ऑर्म, ये कंप्लीट की जाती है। अब ऑर्म्युलम एक मिडल इंग्लिश पोएम है ऑफ 22,000 शॉर्ट लाइन्स। अब सेंट 1175 की बात करते हैं। सो इस समय पर पोएमा मॉरल, या जिसे दी मॉरल ओड भी कहा जाता है, वो कंपोज की गई। अब ये पोएमा मॉरल एक सर्टेन पोएम है इन अर्ली मिडल इंग्लिश पीरियड के समय पर, जो अबाउट 400 लाइन्स की है, और ये सर्वाइव होती है इन 7 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोएमा मॉरल के जो ऑथर है वो अननोन है। हम देखते हैं सेंट 1190। सो इस समय पर कैथरीन ग्रुप ऑफ डिवोशनल प्रोज वर्क्स लिखी गई। अब ये जो नाम है वो दिया गया है फॉर 5 मिडल इंग्लिश वर्क, जो एक डिवोशनल प्रोज है, ठीक है। सो 5 वर्क्स है, उनको कंबाइन करके कहा जाता है द कैथरीन ग्रुप ऑफ डिवोशनल प्रोज वर्क। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है, ये लिखी गई है, इसका जो करेक्ट टाइम पीरियड है वो है सेंट 1190 टू 1225। सो ये टाइमलाइन के बीच में ये 5 वर्क्स लिखी गई है, और इनको लिखा गया है इन अ लैंग्वेज कॉल्ड लैंग्वेज AP, ठीक है, ये भी याद रखना। आइए देखते हैं सेंट 1200। अब इस समय पर पोएमा डेल CID वॉज रिटन इन कैस्टिल। अब आप पूछोगे ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज ये वर्क एक नेशनल एपिक है ऑफ स्पेन। सो ये जान लो कि पोएमा डेल CID वॉज रिटन इन कैस्टिल। 100 AD में एक और वर्क पब्लिश होता है, दैट इज़ द आउल एंड द नाइटिंगेल, ठीक है। एक ये मिडल इंग्लिश पोएम है ऑफ 1794 लाइन्स, और इसके अंदर ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स हैं। इसका माना जाता है यहाँ पर डिबेट है एक आउल और एक नाइटिंगेल के बीच में। अब इसके जो ऑथर है उसे माना गया है निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड जो ऑथर है, और एंड ऑफ द पोएम में आप देखोगे जब डिबेट रिजॉल्व नहीं होता बिटवीन आउल एंड नाइटिंगेल, तो ये निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड के पास जाते हैं और इन्हीं को ऑथर माना जाता है। अब इन सेंट 1209 इस समय पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फाउंड होती है। सेंट 12,015 की, तो इस समय पर किंग जॉन ने साइन किया था दी मैग्ना कार्टा, या जिसे ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है। ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर
किसी और दिन हम मैग्ना कार्टा को अच्छी तरीके से समझेंगे। सेंट 12,025। सो इस समय पर आप देखोगे किंग हॉर्न एक अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश वर्स रोमांस है ऑफ 1500 लाइन्स, वो लिखी गई थी। ये वर्क का नाम है किंग हॉर्न, ज़रूर से याद रखना। बात करते हैं ईयर 1230। तो इस समय पर लिखी गई थी एक वर्क एंकरिन वाइस, या जिसे एंकरिन रिवले भी कहा जाता है। ये बुक है ऑफ डिवोशनल एडवाइस जो लिखी गई थी फॉर 3 सिस्टर्स बाय अ चैपलिन। ठीक है, अब और एक वर्क लिखी गई है इन सेंट 1230, दैट इज रोमन डे ला रोज। अब ये वर्क लिखी गई है बाय गियोम दे लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, ये 4058 लाइन्स की एक एलोगोरिकल रोमांस है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो लिखा गया है बाय जीन दे मियन, और वो कंपोज हुई थी इन सेंट 1275 में। तो ज़रूर से याद रखना, रोमन डे ला रोज 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है। फर्स्ट पार्ट मेजरली लिखी गई है बाय गियोम दे लॉरेंस, और जो सेकेंड पार्ट है वो लिखी गई है बाय जीन डी मियन। पर ये जो कंपोज हुई थी वो हुई थी, सेकेंड पार्ट जो कंपोज हुई थी इन सेंट 1275 में। अब बात करते हैं सेंट 1235 की। तो इस समय पर हम देखते हैं कि मैथ्यू पेरिस, इन्होंने एक अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क, इनफैक्ट मैं कहूँगी ग्रेटेस्ट वर्क, क्रॉनिका मेजरा इस समय पर कंपाइल की थी। अब हम देखते हैं सेंट 1265 में जन्म होता है दांते एलिगरी का। इनका जन्म होता है फ्लोरेंस, जो एक जगह है इटली में। ये एक फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं जो है डिवाइन कॉमेडी। अब बात करते हैं सेंट 1266। तो इस समय पर रॉजर बेकन ने लिखी थी अपनी वर्क ओपस माइस। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज रॉजर बेकन को माना जाता है एज अ फाउंडर ऑफ इंग्लिश फिलोसॉफी। सो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखी है ओपस माइस। ये नाम ज़रूर याद रखना, ये लिखी गई थी इन सेंट 1266। आता है सेंट 1267। तो इस समय पर हम देखते हैं सेंट थॉमस एक्वाइनस ने एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखी थी सुमा थियोलॉजिका। थोड़े समय पहले हमने देखा एक एलोगोरिकल रोमांस रोमन डे ला रोज की बात की थी। सो अब सेंट 1277 जैन दे मियन कंप्लीट करते हैं रोमन डे ला रोज। अब जो बाकी की 17,622 लाइन्स वो कंपोज की गई थी बाय जीन दी मियन। तो ज़रूर से याद रखना ये बात, रोमन डे ला रोज की 4058 लाइन्स लिखी गई है बाय गियोम दे लॉरेंस, और जो सेकेंड पार्ट है उसका जो अराउंड 17,622 लाइन्स है, ये लिखी गई है बाय जीन दी मियन इन द सेंट 1277। आते हैं 1300 AD में। सो 1300 AD में एक वर्क है कर्सर मुंडी। अब ये वर्क कंपोज की गई है, माना जाता है कि कर्सर मुंडी इस समय पर कंपोज की गई है इन 7 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसके अंदर 24,000 शॉर्ट लाइन्स है, और यहाँ पर पोयम बताती है अबाउट मैनकाइंड स्पिरिचुअल हिस्ट्री फ्रॉम क्रिएशन टू लास्ट जजमेंट्स। और ये वर्क डिवाइडेड है इनटू 7 एजेस। अब आता है सेंट 1307। अब इस समय पर दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखना स्टार्ट की थी अपनी। वर्क जो है वो सेंट 1314 में कंपोज की गई है, और ये एक रोमांटिक एपिक है जिसका नाम है किंग एलिसोंडर। ठीक है, इसके अंदर 4017 ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स है, और साथ ही में ये स्टोरी दर्शाती है ऑफ द लेजेंड नेम्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट।
1314 में और एक वर्क कंपोज हुआ है जो है सर ओल्फियो। अब इसके ऑथर अननोन है। सो याद रखना सेंट 1314 में किंग एलिसोंदर और सर ओल्फियो ये दोनों कंपोज हुई है। देखते हैं सेंट 1321 में दांते कंप्लीट करते हैं अपनी वर्क डिवाइन कॉमेडी और अनलकीली सेम ईयर में 1321 में इनकी मौत भी हो जाती है। मतलब दांते डाइड इन ईयर AD 1321। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये सेशन। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आगे की जो क्रोनोलॉजी है बहुत जल्दी आएगी। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि वो और ज़्यादा ग्रो हो पाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।